ये है दिल्ली दर्पण। सर ये कोई स्टार्टिंग से तो मेरा बहुत पहले से तो प्लान था नहीं। मैंने ग्रेजुएशन के दौरान सोचा कि सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या रहेगी जिसमें मैं अपने आप को हर स्किल को डेवलप कर पाऊँ। तो तब मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था कि मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ट्राई करूँगा एग्ज़ाम, क्योंकि वो मेरी स्पेशलिटी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो अभी तक का पढ़ा हुआ और जो आगे का पूरा पढ़ा हुआ वो सारा कंबाइन होकर काम आएगा मेरे आगे। नहीं सर, ये तो नहीं सोचा था। जब स्टार्टिंग में मैंने जाना शुरू किया था, जब मेरे को पता लगा कि लाखों बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से कुछ हंड्रेड्स में होती हैं सीट्स, तो मैं भी डर गया था उस टाइम पे। बिल्कुल नहीं पता था कि हो पाएगा भी कि नहीं। लेकिन मैंने कभी भी मतलब इसको अल्टीरियर मोटिव नहीं माना कि एग्ज़ाम मेन है। मैंने इस जर्नी को मेन सोचा था कि एटलीस्ट मैं उस जर्नी को अच्छे से करूँगा और कंक्लूजन पे ना जाके कि मतलब वो एक कंप्लीट जर्नी है उस वे में उसको ज़्यादा सोचूंगा थोड़ा। जर्नी तो मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में कभी भी आपके साथ साथ ही हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो आपका एक के बाद एक एम हमेशा रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करेगा और आगे जाने के लिए और फर्दर प्रोग्रेस के लिए। ये बात सर मैं आपकी बिल्कुल कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि गांव में जो मतलब हमारा लिमिटेशन रिसोर्सेज तो है ही, उसके साथ साथ हमारी सोच से भी कहीं ना कहीं रह जाती है। हम एक बड़ा एम करने में हमेशा कामयाब नहीं रह पाते। हम सोचते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे, एसएससी सीजीएल, या फिर मतलब हम बिल्कुल हाई यूपीएससी लेवल और उससे ऊपर का हम सोच नहीं पाते उस टाइम पे। तो ये मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को मेनली, उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेरे को ये सिखाया था कि कोई भी किसी भी टाइप का एग्ज़ाम तेरे मतलब तेरे से बड़ा नहीं होता, तो उसकी बस तैयारी करने पे ध्यान दो, उसके मेन कंक्लूजन पे ध्यान मत दो। तो सर इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4th क्लास से ही जब मेरे को पता लगा कि ऐसे कोई गवर्नमेंट स्कूल है प्रतिभा नाम का, कि जहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जाते हैं और नेग्लिजिबल फीस में होती है बिल्कुल वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से सर पहला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था मैंने 4th क्लास में उसके प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। सर मैं यही चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सोच से ही हम लिमिटेड रह जाते हैं। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड परिवार से वहाँ लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पे हमें कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्लासेस नहीं होंगी, टीचर्स नहीं होंगे। तो ये परसेप्शन हम सबका रहता है। मेरे मन में भी था स्टार्टिंग में कि मैं अब 3 क्लास 4 क्लास कुछ साल प्राइवेट में पढ़ाऊँगा, अब मैं सरकारी स्कूल में जाऊँगा, वो कैसा स्कूल होगा। लेकिन सर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी आज हमारे, अगर हम उनमें जाएंगे और अपनी पूरी ज़ील लगा के मेहनत करेंगे तो वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। जो प्रतिभा स्कूल है आज भी वो कम्पीट करते हैं, टॉप 100 टॉप 50 में वो स्कूल्स रहते हैं। मेरे स्कूल से बच्चे नेशनल ओलंपियाड्स में नेशनल खेलते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं। तो सर ये हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद मतलब जो चेंज हम सोसाइटी में देखना चाहते हैं उस चेंज की शुरुआत हमें खुद को करनी पड़ेगी। जब हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना से स्टार्टिंग करेंगे तब हम उनको और बेटर बना पाएंगे, ना कि हम बाहर बैठ के ये कह दें कि प्राइवेट स्कूल से वो कम्पीट नहीं कर पाते। कम्पीट हमको करना होगा सर वहाँ पे जाके। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मेरे को पता है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि आपको वो फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन आपको भी उतना ही पुश देना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं तो सर कम्प्लीटली आगे जो भी बच्चे होंगे जिनको भी मैं कुछ भी बता पाऊँगा तो मैं चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें। जब हम स्कूल में जाते थे तो अगर मैं लोकल में पढ़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मेरा स्कूल सेक्टर 11 में था। तो मेरे को याद है अगर 8 बजे का स्कूल था तो हम सुबह 5:30 बजे उठते थे, उससे 2.5 घंटे पहले से प्रिपेयर करते थे ताकि 8 बजे स्कूल में पहुंच पाए। डीटीसी के बस में लटक के जाते थे जब 6th क्लास में थे। तो वो चीज़ें हमने फेस की है, लेकिन सर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया, ना कि उन्होंने मेरे को कहीं पर लैग फील कराया। मैं किसी भी फील्ड में ये नहीं मानता कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से कम्पीट नहीं कर सकता। तो वो सर खुद की ज़ील मेरे को लगता है उसमें कहीं ना कहीं काम करेगी, और जो भी आपको स्ट्रगल महसूस होगी, जो भी आपको रिसोर्सेज की कमी होगी, तो आप अपने हार्डवर्क से उसको ओवरटेक करोगे, उसको ओवरकम करोगे। मैं स्टार्टिंग से स्कॉलर स्टूडेंट्स में रहा था तो सबको कुछ ना कुछ उम्मीद थी, और उनकी उम्मीद को देखकर मुझ में भी ये था कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी लेवल पे परफॉर्म कर पाऊँगा तो
मैं भी अपने हार्डवर्क से उसको मैच करूं कहीं ना कहीं। तो इस सिलेक्शन के बाद एटलीस्ट मैं एक लेवल पे खड़ा हो चुका हूं, तो काफ़ी अच्छा लगता है सर। और लोग इंस्पायर होते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं अपनी लाइफ से, तो सर इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे बेसिक जो पोर्शन होता है, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है, वो एजुकेशन होता है सर। तो मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ कि आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस करें, आप खुद से पढ़ने, आप ट्यूशन्स की तरफ ना भागें। आप ये ना सोचिए कि आप किसी शहर में नहीं रह रहे हैं तो आप कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनके लिए सर मैं जितना हो पाएगा अपनी सोसाइटी के लिए काम करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी, रूरल लेवल पे काम करने की कोशिश करूँगा, ग्रास रूट लेवल पे। मेरे फादर मदर हमेशा ही दोनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको प्रायोरिटी ऐसे किया जाता था कि सबसे पहले एजुकेशन है, देन सेकेंडरी नीड्स। तो सर एजुकेशन हमारे घर में कभी से ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि किसी भी चीज़ के साथ हम सफ़र कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में नहीं। अगर वो बुक 5,000 की है तो वो बुक सबसे पहले ली जाएगी, देन सेकेंड प्रायोरिटी जो भी हो उसके बाद। तो सर मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे को ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड मिला है। मेरे फादर खुद MA किए हुए हैं, मास्टर्स इन प्रोफेशनलिज्म, और मदर भी मेरी डिप्लोमा होल्डर हैं। उन्होंने भी यहाँ पे स्टेडियम में काफ़ी आर्किटेक्ट का काम किया हुआ है।